चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम शैली गुरवानी, मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ मैं, है ना बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम की क्लासेस बच्चों। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे सरल चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, दैट इज पृष्ठीय रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सरफेस केमिस्ट्री। अब बच्चों सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन होता क्या है? क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं। तो पृष्ठीय रसायन क्या है? तो बच्चों देखो, पृष्ठ यानी सतह, सरफेस, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ पे होने वाली घटनाएं, है ना। ऐसे फिनोमिनन, ऐसी घटनाएं, ऐसा प्रक्रम जो केवल सतह पे होता हो। अब बच्चों सतह पे क्या होता है? तो हम कहेंगे जैसे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी था, पृष्ठ तनाव। अब बच्चों पृष्ठ तनाव तो हम कहेंगे जैसे देखो, पानी की सरफेस देखते हैं, मान लो एक ग्लास में पानी भर दिया, तो बच्चों सतह जो है, पानी की सतह जो है, वो आप देखेंगे जल की सतह एक खींची हुई झिल्ली की तरह काम करती है। तो द्रव की सतह सदैव एक खींची हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है। क्यों? तो हम कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। या पानी जब गिरता है तो वो बूंद के रूप में ही गिरता है ना। हमेशा बूंद बनती है ना, अणु एक दूसरे के ऊपर ऊपर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे चपटी बूंद नहीं बनती, या ट्रायंगल नहीं बनता, स्क्वायर नहीं बनता है। क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि जल की या किसी भी द्रव की प्रकृति है कि वो कम से कम जगह रोके, है ना। कम से कम सतह मतलब एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो कम से कम जगह रोके, उसे हम कहेंगे पृष्ठ तनाव। तो भाई पृष्ठ तनाव, पृष्ठ पे होने वाली घटना, पृष्ठ पे लगने वाला तनाव, ठीक है। और तो बच्चों हम पढ़ेंगे आगे उत्प्रेरण, है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है, तो कैसे होती हैं? सतह जो है वो कैसे काम करती है? तो उत्प्रेरण, ठीक है। या फिर हम देखेंगे क्रिस्टल्स बनना, क्रिस्टलीयकरण, या फिर संचारण। अब संचारण क्या होता है? तो बच्चों जंग लगना संचारण का उदाहरण है ना। संचारण मतलब धातु का क्षय होना, उदाहरण जंग लगना। तो आपने देखा होगा जंग कब लगती है? जंग हमेशा लोहे की सतह पे लगती है ना। तो सतह पे होने वाली घटना क्या हो गई? तो हम कहेंगे संचारण। अधिशोषण, अब अधिशोषण सतह पे अणुओं का आकर्षित होना, ठीक है। तो सिर्फ हमें नाम याद रखने हैं। तो अगर कोई पूछे बच्चों कि भाई पृष्ठीय रसायन क्या है, तो हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सतह पे होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सतह पे होने वाली घटनाएं कौन सी है? तो बहुत सारी है। हम कह सकते हैं पृष्ठ तनाव, हम कह सकते हैं अधिशोषण, हम कह सकते हैं उत्प्रेरण, या फिर संचारण, या क्रिस्टलीयकरण, या कोलॉइडी विलयन। ये सब हमें किसके अंदर पढ़ना है? तो ये सब हमें पृष्ठीय रसायन के अंदर पढ़ना है। क्लियर? तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब पृष्ठ होता क्या है? तो बच्चों अगर मैं मान लूं कि भाई एक ग्लास जो है उसमें पानी भरा है, ठीक है। एक ग्लास में पानी भरा है, तो पानी की जो टॉप लेयर है, ऊपरी सतह, उसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर तो हवा है। और नीचे क्या है? तो उसके ऊपर, उसके नीचे पानी है, द्रव है। तो मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री, एक काल्पनिक सतह मान लेती हूँ। एक काल्पनिक सतह जिसके ऊपर तो है हवा यानी कि गैस, और जिसके नीचे है पानी यानी कि द्रव। तो एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक सीमा जो दो प्रावस्थाओं को क्या करती है? पृथक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम कहेंगे सतह। या तो हम स्लैश से दिखाएंगे इसको, या फिर हाइफन, छोटा सा डैश बना देंगे दोनों के बीच में, तो इससे हम सतह या पृष्ठ को दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमारी दो बातें क्लियर हो गई। पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं, पृष्ठ किसे कहते हैं? एक काल्पनिक सीमा जो दो प्रावस्थाओं को क्या कर रही है? अलग करती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारा टॉपिक पृष्ठीय रसायन। तो देखो डेफिनेशन हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाएं जैसे संचारण, अधिशोषण, पृष्ठ तनाव आदि का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। फिर पृष्ठ क्या होता है बच्चों? तो दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा पृष्ठ कहलाती है। इसे हाइफन या स्लैश से दर्शाते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। जब भी आपके सामने नोट्स आएंगे, मैं साइड में हो जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको सारा जो भी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय रसायन क्या है, पृष्ठ क्या है? अब बच्चों पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है अधिशोषण।
अधिशोषण क्या है, अधिशोषण की क्रियाविधि क्या है, अधिशोषण क्यों होता है, किस सतह पे होता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बच्चों अधिशोषण। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिशोषण। अब बच्चों अधिशोषण और अधिशोषण का कारण। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई द्रव में अधिशोषण पढ़ लेते हैं। ठीक है, द्रव में अधिशोषण क्यों होता है। ओके, तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने द्रव को फिल कर दिया, द्रव भर दिया। ठीक है, तो एक जल से भरा हुआ पात्र या एक द्रव से भरा हुआ पात्र, और उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो देखो दो प्रकार के अणु हैं। एक जो अणु है वो है आपका सतही अणु। ठीक है, तो एक तो हम इस अणु को स्टडी कर रहे हैं जो सतह पर है ना, सतही अणु, या आप कह सकते हैं भाई पृष्ठीय अणु। ठीक है, और दूसरा जो अणु है बच्चों वो अंदर की साइड, मान लो इस अणु को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे इसको, तो ये क्या है, तो भाई ये है आंतरिक अणु। ठीक है, तो द्रव में दो प्रकार के अणु हैं, पृष्ठीय अणु और आंतरिक अणु। ठीक है, सतही अणु सतह पे है और आंतरिक इंटरनल है। अब तो बच्चों जो आंतरिक अणु है उसके चारों तरफ तो बहुत सारे अणु है ना, ये बीच में, और इसके चारों तरफ तो बहुत सारे अणु। तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो आपका आंतरिक अणु है वो ऊपर वाले अणु से, लेफ्ट में, राइट में, नीचे, है ना, इधर से उधर से, हर प्रकार के अणु से क्या होता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है। भाई इसके चारों तरफ तो बहुत सारे अणु हैं, तो ये भी खींचेगा तो बैलेंस, ऊपर वाला भी खींचेगा, नीचे वाला भी खींचेगा तो भी बैलेंस, इधर से भी बैलेंस और इधर से भी बैलेंस, संतुलित है ना। द्रव क्या आंतरिक अणु की बात करो तो हम कहेंगे भाई अंदर वाला अणु है ना, इसके ऊपर अणु है तो ये इसको खींच रहे, इसके जो नीचे अणु है वो भी इसको खींच रहे, इधर वाला है तो भाई ये भी इसको खींच रहा है, और इधर वाला है तो ये भी खींच रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों हर दिशा से ये यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, इधर से और इधर से तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो मैं कहूँगी भाई हर दिशा से क्या कर रहा है, समान आकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब फाइनल जो आकर्षण बल है ना, परिणामी आकर्षण बल है वो क्या है, संतुलित। ठीक है, तो भाई आप कहना चाह रहे हो कि द्रव का जो आंतरिक अणु है ना, इसमें परिणामी आकर्षण बल क्या है, तो बच्चों इसमें परिणामी आकर्षण बल संतुलित है। ठीक है, तो बात तो सही है, परिणामी आकर्षण बल संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, संतुलित है, बैलेंस्ड है। ओके, लेकिन अगर हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल को स्टडी करें, सतह पे उपस्थित अणु का अगर हम अध्ययन करें, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, अगर ये इधर से आकर्षित हो रहा है तो ये इधर से भी आकर्षित हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो बैलेंस है। लेकिन बच्चों जो नीचे के अणु जो इसको आकर्षित कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से तो आकर्षण है ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है ना, ये तो नीचे से खींच रहा है, तो खींच रहा है इसलिए स्ट्रेचेबल है ना, तनी हुई झिल्ली की तरह भी काम करता है, और खींचता है तो ये चाहता है कि मैं इसको बैलेंस करूं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, अपने ऊपर दूसरे अणुओं को आकर्षित करेगा। लेकिन ये पावर इसमें तो नहीं थी, ये तो बैलेंस था। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई जो सतह ही अणु है उसमें परिणामी आकर्षण बल वो क्या है, तो भाई परिणामी आकर्षण बल असंतुलित है। ठीक है, तो सतही अणु में परिणामी आकर्षण बल क्या है, असंतुलित है। ठीक है, और सतह वाला अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करता है। ठीक है, अब बच्चों ये असंतुलित आकर्षण बल ही द्रव में अधिशोषण का कारण है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई द्रव में अधिशोषण का कारण बताइए, तो आपको यही लिखना है, द्रव में अधिशोषण की क्रियाविधि बताइए, तब भी आपको यही लिखना है।
ठीक है। तो द्रव में अधिशोषण का कारण क्या है, तो हम कहेंगे परिणामी या असंतुलित आकर्षण बल। समझ में आ गया बच्चों। एक पात्र ले लिया, इसमें हमने एक द्रव भर लिया, दो प्रकार के अणुओं को हमने अध्ययन किया, स्टडी किया। इंटरनल मॉलिक्यूल आंतरिक अणु, सरफेशियल मॉलिक्यूल सतही अणु। तो आंतरिक अणु के चारों ओर बहुत सारे और अणु होते हैं, तो चारों दिशाओं में समान आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ओवरऑल फाइनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, परिणामी आकर्षण बल है, वो बैलेंस्ड है, संतुलित है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनातनी नहीं। लेकिन जो सतह पे अणु है वो भाई नीचे से खींच रहा है, ऊपर से इसको खींचने वाला कोई नहीं है, तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया, असंतुलित हो गया। अब इसकी टेंडेंसी रहेगी कि भाई मेरे को ऊपर से बैलेंस होना है, तो ये दूसरे को अपनी सतह पे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस वजह से क्या होगा, तो हम कहेंगे अधिशोषण होगा। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं बच्चों। तो देखो अधिशोषण व अधिशोषण का कारण। ठीक है बच्चों, देखो काफी कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है ना। तो कुछ स्लाइड्स हमारे पास पहले से तैयार रहती है ताकि सीधा आपको समझाया जा सके। इसमें टाइम कम लगेगा तो आपको 2 से 3 बार एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो अधिशोषण व अधिशोषण का कारण, तो किसी द्रव में आंतरिक अणु व सतही अणु पर लगने वाला आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। सही, अंदर और बाहर, मतलब टॉप पे, सतह पे और आंतरिक अणु। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्यों, तो द्रव का आंतरिक अणु चारों दिशाओं में अन्य अणुओं द्वारा घिरा होने के कारण एक समान आकर्षण बल का अनुभव करता है। अतः इस पर लगने वाला परिणामी आकर्षण बल क्या है, तो वो तो शून्य है। परंतु द्रव की सतह पर उपस्थित अणु केवल नीचे की तरफ उपस्थित अन्य अणुओं द्वारा ही क्या करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, अन्य अणुओं द्वारा ही आकर्षण बल का अनुभव करता है, इसलिए सतही अणु पर परिणामी आकर्षण बल असंतुलित होता है। ठीक है, अतः द्रव के सतही अणुओं द्वारा अन्य अणुओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, उसे ही तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, है ना, द्रव के सतही अणु द्वारा अन्य अणुओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो को हम अधिशोषण कहते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई द्रव में अधिशोषण का कारण क्या है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट में मान लूं कि भाई द्रव में अधिशोषण का कारण क्या है ना। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई अधिशोषण द्रव में हो रहा है, ठीक है, तो आप बताओ द्रव में अधिशोषण क्यों हो रहा है, द्रव में अधिशोषण का कारण, तो हम क्या लिखेंगे, द्रव में अधिशोषण का कारण है असंतुलित बल। ठीक है, तो भाई द्रव में अधिशोषण का कारण है असंतुलित बल। ठीक है, तो फिर ठोस में क्या कारण है ना, मान लो धातु है तो उसमें क्या कारण है, कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। तो ठोस में अधिशोषण का कारण, तो बच्चों देखो मान लो मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, मान लो मैंने एक निकल क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, तो बच्चों धातु जो होते हैं, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है ठोस अवस्था, तो हमने देखा धातु जो होते हैं वो सदैव क्रिस्टलीय होते। क्रिस्टलीय मतलब निश्चित आकार, निश्चित ज्यामिति। ठीक है, तो भाई हमने निकल का क्रिस्टल ले लिया। अब अगर मैं बीच वाले निकल को देखूं तो बच्चों ये बहुत सारे बंध बना रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 4 बंध बना रहा है। ठीक है, एक सिर्फ उदाहरण है ना, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ हाँ भाई ये बीच वाला जो परमाणु है ये ज्यादा बंध बना रहा है। लेकिन अगर मैं सतह वाले परमाणु की बात करूं तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये तो एक बंध बना रहा है और 2 इससे तो कम ही बना रहा है, जबकि ये भी निकल है, ये भी निकल है। तो ये साइड में ये डैश डैश ये क्या है, तो भाई यहाँ एक बॉन्ड बना सकता था, तो फिर वो तो यहाँ पे भी बना सकता था, है ना। अब ये सोचेगा मैंने तो 3 ही बनाए, चौथी मेरी भी जगह खाली। तो भाई ये जगह खाली, ठीक है, जगह खाली, तो जगह मतलब स्थान, खाली मतलब रिक्त। तो बच्चों साइड वाले जो सतह वाले धातु परमाणु है, आप क्या देख रहे हो, इनमें संयोजकताएं क्या है, रिक्त है। भाई किसी को बांधना, तो बांधेगा कैसे, बॉन्ड बना के, है ना। तो बांधेगा, कोई भी तरह का बॉन्ड बनाए, चाहे दुर्बल आकर्षण बल हो, चाहे पक्का बंध बनाए, कोई भी प्रकार का बंध हो,
तो बंध क्या होता है, रासायनिक बंध हो सकता है, दुर्बल आकर्षण बल या वॉन डर वाल बंध हो सकता है। तो बांधेगा कैसे, बंध से बांधेगा, है ना। तो मैं कहूँगी जोड़ेगा तो संयोजकता, दो जनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या होती है, संयोजकता होती, बंध होता है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है बच्चों, इसे कहते हैं मुक्त संयोजकता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई धातु में अधिशोषण का कारण बताओ, है ना, धातु में क्या वजह है, अधिशोषण क्यों होता है, तो हम कहेंगे भाई वजह तो बड़ी है। धातु में अधिशोषण की वजह क्या है, तो हम देख रहे हैं धातु में जो सतह वाले, है ना, हमने पहले ही पढ़ा भी, अधिशोषण मतलब सतह पे होने वाली घटना। तो बच्चों यहाँ पे जो सतह वाले परमाणु हैं, इनके पास फ्री वैलेंसी है, मुक्त संयोजकताएं हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई धातु में अधिशोषण का कारण बताइए, तो हम कहेंगे भाई धातु में अधिशोषण का कारण है मुक्त संयोजकताएं। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार किसी धातु क्रिस्टल में सतही धातु परमाणुओं की संयोजकताएं मुक्त होने के कारण इनमें अन्य परमाणुओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। तो ये क्या करेंगे, सतह पे खाली है तो दूसरों को बुलाएंगे, आ जाओ भैया खाली जगह पड़ी है ना, तो हम जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे वीक अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, वॉन डर वाल आकर्षण से जुड़ जाते हैं, पर बुलाएगा ये दूसरों को। तो सतह पे आकर्षित करना, उसे हम क्या कहेंगे, तो बच्चों सतह पे आकर्षित करना मतलब हम कहेंगे अधिशोषण। क्लियर। तो अब तक हमारी 3 बातें क्लियर हो चुकी हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं पृष्ठीय रसायन। ठीक है, तो सबसे पहले पृष्ठीय रसायन कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे भाई पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है, रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसमें पृष्ठ पे होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। अब चाहे अधिशोषण हो, संक्षारण हो, पृष्ठ तनाव हो, उत्प्रेरण भी लिख सकते हैं बच्चों, क्रिस्टलीयकरण भी लिख सकते हैं, कोलॉइडी विलयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबको अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो पृष्ठीय रसायन कहते हैं। अब पृष्ठ क्या है, तो भाई एक काल्पनिक परत है जो 2 प्रावस्थाओं को क्या करती है, अलग करती है ना, उसे हम पृष्ठ कहते हैं, हाइफन या स्लैश से उसको दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरी बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब बच्चों तो हमने देखा पहला जो टॉपिक हमें स्टडी करना है वो है अधिशोषण। तो हम कहेंगे भाई अधिशोषण किसमें, तो द्रव में, और अधिशोषण ठोस में। तो बच्चों द्रव में अधिशोषण, तो द्रव में अधिशोषण में आप क्या देखेंगे कि भाई आंतरिक अणु भी है, सतह भी है। आंतरिक अणु चारों दिशाओं में समान आकर्षण बल का अनुभव करता है, इसलिए किसी तरह का कोई खिंचाव महसूस नहीं करता, दूसरों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जो सतह पे अणु हैं बच्चों, तो सतह ही अणु में हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे के अणुओं से तो खिंचाव महसूस करता है और इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी इसके बल जो है वो असंतुलित है, और यही अधिशोषण का कारण है। परिणामी आकर्षण बल क्या है, तो हम कहेंगे परिणामी आकर्षण बल सतह में क्या है, असंतुलित है। ठीक है, इसको हमने शायद नेक्स्ट पेज पे लिखा है। द्रव में अधिशोषण का कारण क्या है, तो हम कहेंगे असंतुलित बल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो द्रव में हो गया। अब हमें देखना है ठोस में अधिशोषण का कारण। तो ठोस में क्या था, तो हम कहेंगे भाई ठोस में अधिशोषण का कारण था मुक्त संयोजकताएं। जो सतह पे परमाणु हैं उनकी प्रकृति है कि वो क्या करें, अन्य परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करें। क्यों आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनके बॉन्ड्स खाली रह गए, है ना, अधिकतम क्षमता के हिसाब से इन्होंने अपने बंध बनाए नहीं है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखना है, मुक्त संयोजकता। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि भाई द्रव में अधिशोषण का कारण असंतुलित आकर्षण बल सतह वाले अणुओं की, और ठोस में अधिशोषण का कारण तो सतह ही परमाणुओं की मुक्त संयोजकता। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपसे पूछेगा कि लो बताओ आप द्रव में अधिशोषण का कारण क्या है। ठीक है, तो भाई द्रव में अधिशोषण का कारण, द्रव में अधिशोषण का कारण, तो हम लिखेंगे भाई द्रव में अधिशोषण का कारण है सतही, सतही को हम लिख सकते हैं पृष्ठीय। ठीक है, पृष्ठीय अणुओं पर
पृष्ठीय अणुओं पर लगने वाला असंतुलित आकर्षण बल। ठीक है, सतही अणु या पृष्ठीय अणुओं पर लगने वाला असंतुलित आकर्षण बल। और ठोस में अधिशोषण का कारण क्या है? तो भाई ठोस में अधिशोषण का कारण है मुक्त संयोजकता। तो हम कहेंगे सतही परमाणुओं की मुक्त संयोजकताएं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंसर बनेगा बच्चों। अगर एक एक लाइन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो सतही परमाणुओं की मुक्त संयोजकताएं। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब हुआ कि भाई अधिशोषण होता क्या है। वजह तो बता दी आपने कि भाई द्रव में ये वजह है, ठोस में ये वजह है, कहते किसे हैं? तो मैं कह दूं कि भाई ठोस हो, ठोस में पढ़ा था, द्रव हो तो भी पढ़ा था, होगा कहाँ? सतह पे। तो द्रव अथवा ठोस में सतही अणुओं द्वारा, सतही परमाणुओं द्वारा या सतह द्वारा क्या करना? अन्य अणुओं को अपने ऊपर आकर्षित करना। किसको आकर्षित करेगा? तो भाई गैस को पकड़ लेगा, है ना, अशुद्धियों को पकड़ लेगा, धूल मिट्टी को भी पकड़ लेगा, किसी को भी पकड़ लेगा। तो द्रव अथवा ठोस की सतह द्वारा अन्य पदार्थों, विलेयशील पदार्थों, अशुद्धियों, है ना, को अपनी ओर आकर्षित करना। और बच्चों एक बार पकड़ लिया तो उसको पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपने देखा आकर्षित करने की प्रवृत्ति तो नंबर नहीं मिलेंगे, आधे नंबर मिलेंगे, है ना। आकर्षित करना, वह बनाए रखना, उसको पकड़ के रख लेगा अपने ऊपर। तो द्रव अथवा ठोस द्वारा अन्य पदार्थों को, अशुद्धियों को अपनी सतह पे आकर्षित करना, वह बनाए रखना, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण क्या है तो आपको ये लिखना है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई अधिशोषण होता क्या है? सतह पे। तो पृष्ठ पर होने वाला सांद्रता परिवर्तन, चाहे वो द्रव हो या ठोस हो, तो द्रव अथवा ठोस पर पृष्ठीय बलों के कारण, क्योंकि फोर्स तो लग रहा था, है ना, कुछ ना कुछ आकर्षण तो है, तो पृष्ठीय बलों के कारण पृष्ठ पर होने वाला सांद्रता परिवर्तन, उसे भी क्या कहेंगे? तो बच्चों उसे भी हम कहेंगे अधिशोषण। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन लिखना है कि एडसॉर्प्शन, अधिशोषण किसे कहते हैं? तो द्रव अथवा ठोस द्वारा गैस के अणुओं को, गैस के अणुओं कमा अशुद्धियों कमा विलेयशील पदार्थों को अपनी सतह पर आकर्षित करना और बनाए रखना, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? तो हम ये भी लिख सकते हैं ठोस या द्रव की सतह पर पृष्ठीय बलों के कारण होने वाला सांद्रता परिवर्तन, वो भी क्या होता है? अधिशोषण। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जाम्पल है हमारी बुक में, हम क्या करते हैं? एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर तो आप समझ गए, गैस का पात्र ले लेते, एक पात्र जिसमें गैस है। ठीक है, तो भाई मैंने ले लिया सिलेंडर। ठीक है, तो बच्चों एक सिलेंडर में हम एक गैस को फिल कर लेते हैं, गैस भर देते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर और इसमें मैंने गैस फिल कर दी। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया भाई, फिक्स गैस भर के उसको सील कर दिया, है ना। अब भाई गैस है तो हमें पता है गैस क्या करती है? पात्र की दीवारों पे दाब डालती है ना। गैस के अणु आपस में टकराते हैं और इन दीवारों पे दाब डालते हैं। इस दाब को क्या कहते हैं हम? गैस का दाब, है ना। 11th क्लास में पढ़ा था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। वे गैस के अणु इधर उधर आपस में भी टकराते हैं, इधर उधर अनियमित लगातार टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं। ठीक है, अब गैस के अणु जब दीवार से टकराते हैं पात्र की, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दबाव डालते हैं, उस वजह से गैस का दाब मापा जाता है। भाई वही गैस का दाब होता है। ठीक है, तो भाई गैस का दाब, तो हमने क्या किया भाई? एक प्रेशर गॉज लगा दिया, दाब मापी लगा दिया। ठीक है, तो एग्जाम में कोई पिक्चर नहीं बनाना, ये तो हम इसे समझ रहे हैं। तो भाई ठीक है, हमने दाब मापी लगा दिया। अब ये क्या करेगा? तो भाई ये दाब माप लेगा। ठीक है, तो भाई शुरू में तो खाली गैस ही है ना, बहुत सारे गैस के अणु हैं, तो हम कहेंगे ठीक है दाब माप लो, है ना।
अब मान लो कि भाई शुरू में जो दाब है बच्चों, वो मान लो कि ना 100 मिलीमीटर मरकरी आ रहा है। भाई आपने जो गैस भरी उसका जो प्रेशर आ रहा है वो लगभग 100 मिलीमीटर मरकरी आ रहा है। ठीक है, मरकरी स्केल पे 100 मिलीमीटर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे, है ना, इसको तो पढ़ना नहीं था। तो हम कहेंगे भाई हमने क्या किया बच्चों, तो हमने ले लिया सक्रिय चारकोल। अब भाई चारकोल क्या है, तो बच्चों चारकोल एक काला पाउडर है। ठीक है, सक्रिय चारकोल है ना, आपको मिलेगा जंतु चारकोल, है ना, प्लांट चारकोल भी होता है, एनिमल चारकोल भी होता है। ठीक है, मतलब जानवरों की हड्डियां जो है उनको कूट पीस के पाउडर बना लेते हैं, जला देते पूरा पूरा काला पाउडर बना देते हैं। या नारियल चारकोल, जो अपना ग्रीन कलर का नारियल होता है, नारियल पानी हम पीते हैं, है ना, तो जो ग्रीन कलर का नारियल है उसको क्या करो, पूरा जला दो, तो जला देंगे तो पूरा काला हो जाएगा, तो उसको कूट पीस के पूरा काला पाउडर बना दो। ठीक है, तो भाई ये जो पूरा काला पाउडर बनेगा ना बच्चों, ये जो बनेगा ये है सक्रिय चारकोल। ठीक है, एकदम काले कलर का पाउडर है, काला दंत मंजन कैसा आता है ऐसा पाउडर है। इसे हम कहते हैं क्या, तो भाई इसे हम कहते हैं सक्रिय चारकोल। ठीक है, तो अब ये परेशानी तो नहीं है ना। अब सक्रिय क्यों, तो भाई हमने इसको पीस के चूर्णित कर दिया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और गर्म कर दिया, ताकि इसने किसी भी चीज को पहले से अधिशोषित किया हो तो उड़ जाए, है ना, बिल्कुल प्योर चाहिए हमें, प्लेन, इसकी सतह पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सक्रिय चारकोल है। ठीक है, तो काले रंग का पाउडर हम कहेंगे, चलो मान लिया कि भाई काले रंग का पाउडर जो है वो सक्रिय चारकोल है। ओके, अब बच्चों सक्रिय चारकोल में खास बात क्या है, तो भाई ये सक्रिय चारकोल, इसमें खास बात है कि इसको कोई भी गैस मिल जाए। ठीक है, अच्छा चारकोल मतलब कार्बन का ही रूप है ना, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है। वैसे कि वैसे चारकोल है, कोयला है ना, ये सब क्या है, कोक है, ये सब क्या है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप है। तो हम कहेंगे ठीक है, एक तरह से है कार्बन। तो बच्चों इसकी नेचर क्या है, तो सक्रिय चारकोल की प्रकृति है कि इसको कोई भी गैस मिल गई, मान लो हवा में कोई भी गैस है, तो ये गैस के कणों को अपनी ओर बुला लेता है और अपने चारों तरफ टकाटक आकर्षित करके बांध लेता है। भाई आ जाओ, पकड़ लेता है सबको, आ जाओ, सबको बांध लिया, है ना, ये इसकी नेचर है ना, बाय नेचर ये ऐसे ही है ना। जितनी भी गैस है मोस्टली गैसेस को क्या करता है, अपनी सतह पे आकर्षित करता है। तो सतह पे आकर्षित, कुछ सुना लग रहा है, सतह पे आकर्षित करना, ये रहा देखो, सतह पे आकर्षित करना यानी अधिशोषित करना। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये तो किसी को भी अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अधिशोषित। फिक्स नहीं है किसको, किसी भी को, कोई भी गैस मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई इस सक्रिय चारकोल को इस सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर तुमने सक्रिय चारकोल को सिलेंडर में डाला, है ना, तो ये तो यहाँ पे भी वही काम करेगा जो बाहर कर रहा था। तो ये क्या करेगा, गैस के अणुओं को अपनी सतह पे बुलाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर गैस के अणुओं को अपनी सतह पे बुलाएगा तो गैस कम हुई, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो गैस कम हुई तो दाब भी कम होगा, क्योंकि गैस के अणु आराम से इधर उधर भागा भागी कर रहे थे तो दाब था। अब बुला लिया तुमने, कुछ अणु कम हो गए तो कुछ दाब कम हो गया, है ना। तो ये तो मैंने माना एक बार शुरू में इतना था। अब तुम क्या देखोगे, दाब अचानक से गिरा, तो बच्चों ये गिर के मान लो 100 था 80 हो गया। ठीक है, फिर और लेयर बनाएगा, है ना भाई, 2-3 परतें बना लेगा, तो तुम देखोगे दाब और गिरा 70 हो गया। फिर तो भाई इसकी क्षमता थी कि भाई हाँ मैं 3-4 लेयर्स तो बना सकता हूँ, उसके बाद इतना नहीं होता, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाता है ज़्यादा दूर तक, तो फिर ये ज़्यादा अणु तो आकर्षित कर नहीं पाएगा। तो तुम देखोगे अब दाब कम तो हो रहा है, लेकिन अब इतना नहीं हो रहा। अभी 70 हुआ तो मान लो 65 हुआ, ठीक है, फिर 64 हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो हम फ़ायदा हुआ, सोचो पहले दाब था 80, ठीक है, दाब एकदम से गिरा, 80 से गिरा 70, ठीक है, अब 70 से 60 फिर बहुत गिरा, लेकिन 60 के बाद में 70 से 65 फिर 64, 63, 62, 60 पे मान लो कॉन्स्टेंट ही हो गया। तो एकदम से गिरा फिर धीरे धीरे गिरा, एकदम से दाब गिरा फिर धीरे धीरे गिरा, मतलब शुरू में तो इसने गैस को फटाफट पकड़ा, बाद में इसने धीरे धीरे कम कर दिया। मतलब अधिशोषण की घटना प्रारंभ में तो तीव्र गति से होती है और बाद में धीमी गति से होती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि भाई मैंने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में मैंने गैस भर दी, अब मैंने दाब माप लिया, तो दाब जो है वो आ रहा है 100 मिलीमीटर मरकरी।
ठीक है। अब मैंने देखा उसमें चारकोल मिला लेते, कुछ चेंज आता है। तो जैसे ही मैंने चारकोल मिलाया तो बच्चों दाब जो है वो एक बार तो गिरा 100 से 80, 80 से 70, लेकिन 70 के बाद 65, 64, 63, 62। तो पहले तो दाब अचानक से गिरा, बाद में दाब धीमा धीमा गिर रहा है, मतलब पहले अधिशोषण तेज हुआ, बाद में अधिशोषण धीमा हुआ। बस यही चीज़ याद रखनी है, कुल मिला के सार इतना सा है। अब देखो क्या कह रहा है ये, उदाहरण के लिए जब सक्रिय चारकोल को किसी गैस से भरे सिलेंडर में डाला जाता है तो हम देखते हैं कि गैस का दाब प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है और बाद में धीमी गति से कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की घटना प्रारंभ में तीव्र गति से संपन्न होती है तथा बाद में धीमी गति से संपन्न होती है। मतलब पहले तो तेज हो रहा था, बाद में स्लो हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट, ये लाइन हमें याद रखनी कि अच्छा भाई अधिशोषण जो है प्रारंभ में तो तीव्र होता है और बाद में क्या होता है, धीमी गति से संपन्न होता है। ठीक है, इतनी बात हमारे क्लियर है। अब बच्चों अधिशोषण और अवशोषण, अब अवशोषण क्या है? तो देखो स्क्रब होता है ना, बर्तन मांजने के लिए स्पंज होता है या नॉर्मल स्पंज होता है। तो अगर मैं स्पंज को पानी में डाल दूं तो स्पंज क्या करेगा, अपनी पूरी जान लगा देगा उस पानी को सोखने में, है ना, पूरी बॉडी के थ्रू क्या करेगा, वो पानी को सोखेगा। तो संपूर्ण पदार्थ का पानी को क्या करना, सोखना, है ना, संपूर्ण पदार्थ का उसको सोखने में भाग लेना, तो मैं कह दूं कि वो घटना जो है अवशोषण। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक पिक्चर है ना, तो स्पंज डाल दिया बच्चों, तो स्पंज ये निचोड़ रहा है, तो मतलब स्पंज ने क्या किया होगा, पहले पानी सोखा होगा, है ना, आप निचोड़ दो तो बाहर निकलेगा, पूरी बॉडी के थ्रू क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो बच्चों स्पंज द्वारा क्या होगा, तो मैं कहूंगी स्पंज द्वारा तो जल का अवशोषण होता है ना। स्पंज क्या करेगा, तो भाई स्पंज तो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, समझ में आया कैसे, है ना, संपूर्ण पदार्थ जो है वो उसको कैप्चर करने में, अपने अंदर समाने में भाग लेगा, तो अवशोषण। अब बच्चों संपूर्ण पदार्थ का भाग लेना, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं स्थूल परिघटना। ठीक है, स्थूल परिघटना अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसे लिखते हैं बल्क फिनोमिनन, है ना, थ्रू आउट द बॉडी, संपूर्ण पदार्थ द्वारा किसी प्रक्रिया को क्या करना, प्रोसेस में भाग लेना, है ना, संपूर्ण पदार्थ द्वारा किसी चीज को सोखना, यानी अवशोषण, यानी स्थूल परिघटना, बल्क फिनोमिनन। अब चारकोल की बात करें तो बच्चों चारकोल क्या होता है, तो हमने देखा इस तरह का पाउडर होता है ना, तो सक्रिय चारकोल रख दिया मान लो। ठीक है, तो बच्चों सक्रिय चारकोल ये क्या करेगा, तो हवा में जो भी गैस होगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपनी सतह पे आकर्षित करेगा। अब बच्चों सबको ये तो समान आकर्षित करता है, पर अब कोई गैस तो हल्की है तो वो तो आएगी नहीं, कोई भारी है तो जल्दी आ जाएगी, है ना, कोई जो है बहुत जल्दी द्रव बन जाती है, भारी है तो फटाफट बैठ जाती है ना, तो वो ज़्यादा कैप्चर में आ जाएगी। और बिल्कुल हल्की गैस हाइड्रोजन हीलियम है, वो तो पकड़ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हर गैस का अधिशोषण अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हाँ ये सबको पकड़ता है भी आ जाओ, है ना, मैं सबको आकर्षित कर रहा हूँ, अब किसको कितना आना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई मान लो कि मैंने ले ली भारी गैस में अमोनिया ले लिया, है ना, अमोनिया थोड़ी जल्दी द्रव बन जाती, तो बच्चों सक्रिय चारकोल क्या करेगा, तो मैं कहूँगी अमोनिया गैस को अपनी सतह पे अधिशोषित करेगा। ठीक है, तो सक्रिय चारकोल और सतह पे क्या हो गया, गैस। तो हम कहेंगे अगर ऐसा कुछ है सतह पर आकर्षण, तो उसे हम बोलेंगे अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण। ओके, अब बच्चों इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास चौक है, स्कूल में टीचर आपको पढ़ाता है, बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट चौक होती। अब ये जो चौक है, इस चौक को हम क्या करें, इंक में, स्याही में डुबो दो, तो तुम क्या देखोगे कि स्याही जो है वो सतह पे आ गई, है ना, इंक जो है, चौक जो है वो पूरी सतह से क्या हो गई, नीली हो गई, है ना, ब्लू कलर की अगर इंक है तो सतह से पूरी की पूरी इंक क्या हो गई, ब्लू हो गई। अब उसको तोड़ के देखो तो अंदर तो कलर गया ही नहीं, अंदर से गीली जरूर हो गई चौक,
लेकिन कलर तो अंदर नहीं गया। तो मैं कह दूं कि भाई चॉक ने क्या किया, शय में उपस्थित रंग को अपनी सतह पे ले लिया, यानी उसका तो अधिशोषण किया, लेकिन पानी तो अंदर चला गया तो पानी का अवशोषण किया, है ना। समझे फर्क, समझे भाई, सतह पे आएगा तो अधिशोषण, बॉडी के अंदर जाएगा तो अवशोषण। ठीक है, तो अगर मैं एक चॉक ले लूं, उसको शय में डुबो दूं, बाहर निकालूं, तोड़ के देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा कि चॉक की सतह पे तो मुझे दिखा, बाहर तो मुझे पूरा कलर दिखा, जो शय का कलर था वो चॉक की सतह पे था, लेकिन अंदर से चॉक गीली जरूर है पर रंग नहीं है। मतलब चॉक क्या कर रही है, रंग को सतह पे आकर्षित कर रही है, यानी शय में उपस्थित रंग का अधिशोषण कर रही है। लेकिन पानी बॉडी के अंदर चला गया तो शय में उपस्थित जल का क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। तो सतह पे आकर्षण, अधिशोषण, बॉडी के अंदर पानी चला गया यानी स्थूल परिघटना हो गई तो वो हो गया अवशोषण। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक अधिशोषण, दूसरा अवशोषण। ठीक है, अब अधिशोषण अवशोषण पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते भाई, अधिशोषक क्या होता है और अधिशोष्य क्या होता है। तो भाई अगर मैं आपको कहूंगी भाई मैंने ये चारकोल लिया और ये गैस आई सतह पे, तो बच्चों ये चारकोल क्या है, तो ये चारकोल गैस को अपनी सतह पे आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब चारकोल तो है अधिशोषक। ठीक है, और गैस इसकी सतह पे आकर्षित हुई, इसका मतलब गैस क्या है, तो बच्चों गैस है अधिशोष्य। ठीक है, तो अधिशोषक और अधिशोष्य, तो हम कहेंगे अच्छा भाई अधिशोषक मतलब तो पदार्थ है ना। अधिशोषक मतलब क्या है बच्चों, तो अधिशोषक मतलब पदार्थ है जो क्या कर रहा है, गैस को अपनी सतह पर आकर्षित कर रहा है। और अधिशोष्य वो गैस है, वो पदार्थ है जो उसकी सतह पे आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, पिक्चर से बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कर देती हूँ। एडजॉर्प्शन मतलब तो होता है अधिशोषण। ठीक है, तो भाई अधिशोषण की घटना में हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वह पदार्थ जो क्या करता है, ये पूरा पदार्थ जो गैस को अपनी सतह पे आकर्षित करता है, इसे कहते हैं अधिशोषक। ठीक है ना, अधिशोषक। और वो गैस या वो पदार्थ जो इसकी सतह पे आकर्षित हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों उसे कहते हैं अधिशोष्य, एडजॉर्बेट, अधिशोष्य। ठीक है, तो दो चीजें हो गई आपके पास, एक अधिशोषक क्या होता है और दूसरा अधिशोष्य क्या होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे वह पदार्थ, अधिशोषक क्या है, तो देखो अधिशोषक मतलब वह पदार्थ जिसकी सतह पर, ठीक है भाई, मान लो मैंने पदार्थ के रूप में क्या ले लिया, यहां ले लेती हूँ सक्रिय चारकोल। ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कि हाँ भाई आपने लिया क्या है, सक्रिय चारकोल। ठीक है, तो सक्रिय चारकोल और ये जो पिंक कलर की गैस बनाई है ना, यहाँ मैं ले लेती हूँ गैस, मान लो अमोनिया गैस ले लेते हैं, थोड़ी भारी होती है, तो मैंने आपको बताया था जल्दी आ जाती है, अधिशोषित जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों वह पदार्थ जिसकी सतह पर, वह पदार्थ जिसकी सतह पर गैस के अणु आकर्षित होते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसकी सतह पर गैस के अणु आकर्षित होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, तो भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि वह पदार्थ जो क्या कर रहा है, अणुओं को आकर्षित कर रहा है, या वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अथवा वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है ना। यहाँ पदार्थ ही छोड़ो, हम सतह ही लिख देते हैं। वह सतह
जहां पर अधिशोषण होता है। ठीक है, तो सतह को तो हम कह देंगे अधिशोषक पृष्ठ, और पदार्थ को क्या कह देंगे? तो पदार्थ को हम कह देंगे अधिशोषक। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसकी सतह पे गैस के अणु आकर्षित होते हैं, अथवा वह सतह जहां पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक अथवा अधिशोषक पृष्ठ, अधिशोषक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो भाई अधिशोषक पृष्ठ मतलब सतह की बात चल रही है, अधिशोषक कह दे तो भाई पदार्थ की बात चल रही है। ठीक है, तो भाई अधिशोषक तो क्लियर। अब अधिशोष्य क्या? तो हम कहेंगे भाई अधिशोष्य मतलब गैस, है ना, विलेयशील पदार्थ हो सकता है, अशुद्धियां हो सकती है जो अधिशोषक की सतह पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं भाई, तो क्या लिखे? तो हम कहेंगे गैस के अणु, ठीक है, गैस के अणु या अशुद्धियां। ठीक है, गैस के अणु, अशुद्धियां अथवा विलेयशील पदार्थ। अब बच्चों विलेयशील पदार्थ क्यों लिखा मैंने? तो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, याद करो, अथवा विलेयशील पदार्थ। क्या उदाहरण दिया बच्चों अभी? तो अभी मैंने आपको कहा था कि भाई चौक को इंक में डालो, तो इंक तो पानी में घुली हुई थी ना, इंक अपने जो भी उसका विलायक था उसमें घुली हुई थी, है ना, उसको तुम बाहर खींच के लिए आए, तो विलेयशील पदार्थ हुआ ना। ठीक है, तो गैस हो सकती है, अशुद्धियां हो सकती है, विलेयशील पदार्थ जो अधिशोषक पृष्ठ पर, जो अधिशोषक पृष्ठ पर क्या होंगे? तो हम कहेंगे भाई जो अधिशोषक पृष्ठ पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अधिशोषक पृष्ठ पर आकर्षित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो भी आकर्षित होता है अधिशोष्य, अधिशोष्य कहलाते हैं। ठीक है भाई, अधिशोषक क्या है और अधिशोष्य किसे कहते हैं, दोनों बातें क्लियर। तो ये तो हो गया अधिशोषक। ठीक है, ये आपके पास हो गया पिक्चर जो आपको एग्जाम में बनाना है, और ये हमारे पास हो गया अधिशोष्य। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। तो अब हमें इतना क्लियर है कि भाई एक तो घटना हुई अधिशोषण और एक घटना हुई अवशोषण, है ना। जैसे हमने देखा भाई स्पंज को पानी में डाला, तो स्पंज क्या कर रहा है? तो भाई स्पंज तो क्या करता है? जल के अणुओं का अवशोषण करता है। लेकिन जब मैंने सक्रिय चारकोल को हवा में रख दिया, तो भाई सक्रिय चारकोल हवा में गैस का क्या करता है? अधिशोषण, सतह पे पकड़ लेता है, सतह पे बांधता है, मतलब अधिशोषण। तो भाई ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर है कि दो घटनाएं होती है ना, जहां थोड़ा कंफ्यूजन भी लगे तो दो घटनाएं होती है। एक तो होता है बच्चों अधिशोषण और एक होता है अवशोषण। अब देखो उदाहरण से समझे अगर हम, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक पात्र ले लिया जो बीच में से सेपरेटेड है इस तरह से, है ना। यहां मैंने ले लिया बच्चों सिलिका जेल। ठीक है, अब पहला प्रश्न है कि मैडम सिलिका जेल होता क्या है? ठीक है, अभी आपकी समस्या दूर करते हैं कि भाई सिलिका जेल क्या होता है। और दूसरा जो है बच्चों वो मैंने यहां ले लिया निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो भाई सिलिका जेल और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहां हमने भर दी बच्चों जल वाष्प। ठीक है, यहाँ हर जगह जो है वो जल वाष्प है, पानी की बूंदें हैं। ठीक है, जल जो है वाष्प अवस्था में उपस्थित है।
ठीक है भाई, जल वाष्प। अब हम क्या देखेंगे, अच्छा पहले तो आपको बताना है सिलिका जेल क्या है। तो बच्चों देखो, सिलिका जेल है ना, जैसे हम गर्म और ठंडे खाने के लिए ना लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, जैसे ठंडे पानी की बोतल लिया है, या है ना खाना रखने के लिए आप कैस्ट्रॉल लिया है, मिल्टन का कोई सेट लिया है, तो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल ब्लैक कलर की आपको गोलियां दिखेंगी अगर आपने उसको तोड़ के देखा है तो बच्चों वो क्या होता है, वो एक जो भी आपका शॉपकीपर है वो बोलता है इसको इसके अंदर रखना है, ठीक है। अगर आप काम में नहीं ले रहे हो तो उस पैकेट को इसके अंदर रखना है। तो उस पैकेट में होती है वो छोटी छोटी गोलियां, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल क्या करती है बच्चों, वातावरण में जितनी भी नमी है उसको सोख लेती है ना। तो हम क्या करते हैं, भाई बर्तन है उसको खोल के देखते हैं 10 बार, फिर बंद करते हैं, फिर यूज़ किया तो ठीक है, नहीं यूज़ किया तो बंद करके रख दिया। तो हवा उसके अंदर है, हवा में नमी है। अब अगर नमी रहेगी तो उसमें स्मेल आती, बहुत गंदी स्टिंग करता है वो, है ना, स्मेल आती। तो सिलिका जेल का पैकेट रख देते हैं, वो क्या करता है, उस नमी को सोख लेता है ना, लेकिन अधिशोषित करता है, वो खुद नहीं भीगता है, सतह सतह पे उस नमी को क्या कर लेता है, रख लेता है, ठीक है। तो सिलिका जेल क्या होता है समझ में आ गया, और उसका काम क्या है। तो बच्चों सिलिका जेल वायुमंडल में उपस्थित नमी, है ना, या वातावरण में उपस्थित नमी को अपनी सतह पर बांध लेता है, ठीक है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो भाई ये तो सतह पे आई, बिल्कुल। तो सिलिका जेल ने क्या किया, जल वाष्प को सतह पे आकर्षित करा और बांध के भी रख लिया। यानी सिलिका जेल नमी का क्या करता है, अधिशोषण करता है, ठीक है भाई। सिलिका जेल नमी का अधिशोषण करता है। लेकिन अगर तुमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ले लिया तो बच्चों ये तो चूने जैसा है ना, पान पे भी चूना लगाते है ना, एग्जैक्ट वो नहीं है बट चूने जैसा ही होता है। निर्जल है मतलब फिलहाल सूखा हुआ है, पानी मिलेगा तो ये पानी को सोख लेगा। तो भाई पानी को सोख लेगा मतलब तो मैं कहूंगी पानी को सतह पे भी आकर्षित करेगा, है ना, जल के अणुओं को सतह पे तो बांध लेगा, और स्थूल घटना है तो हम कहेंगे तो अंदर भी गया, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि भाई निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्प का क्या करता है बच्चों, तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्प का अवशोषण करता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा समझ में आया अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या लिखना है आपको। तो बच्चों आप लिखेंगे सिलिका जेल, पता ही है हमें सिलिका जेल क्या है। तो बच्चों सिलिका जेल जल वाष्प का अधिशोषण करता है, ठीक है। सिलिका जेल जल वाष्प का अधिशोषण करता है, ओके। और क्या था दूसरा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, तो हम कहेंगे जबकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो बच्चों निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, तो हम कहेंगे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पानी सोख लेता है। तो पानी सोख लेता है तो नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे, जल वाष्प का अवशोषण करता है, सोखता है उसको मतलब अवशोषण करता है, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हुई कि भाई एक तो हुआ अधिशोषण, दूसरा हुआ अवशोषण, ठीक है। तो ये उदाहरण 1 हो गया। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अमोनिया गैस पानी में घुलती है, क्योंकि अमोनिया गैस जल से क्रिया करके क्या बनाती है, तो कहेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जल में मिला, NH4OH बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अमोनिया जल में क्रिया कर रही है, मतलब घुल रही। और किसी भी चीज़ का घुलना क्या होता है, भाई पानी क्या करेगा, वो तो नहीं सतह सतह का पानी जो है वो अमोनिया को सोख लेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। अमोनिया उसकी बॉडी के अंदर जाके घुल रही है, पूरे पानी के अंदर मिक्स हो रही है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तो उसको रिएक्ट कर रही, घुल रही है, मतलब अवशोषित हो रही है। तो सेकेंड उदाहरण जो बच्चों आपको लिखना है वो क्या लिखना है, जल अमोनिया गैस को अवशोषित करता है, ठीक है, बात तो सही है। जल अमोनिया गैस को क्या करेगा, तो भाई सोख लेता है, अमोनिया गैस को अवशोषित करता है,
ठीक है, तो जल द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण होता है। लेकिन सिलिका एक्टिवेटेड चारकोल हमने देखा था, है ना, सक्रिय चारकोल ने क्या किया था, तो हमने कहा तो कोई भी गैस आए उसको सतह पे ही पकड़ता है। ठीक है, अगर हम सक्रिय चारकोल को रख दें अमोनिया के संपर्क में, तो बच्चों सक्रिय चारकोल क्या करेगा, तो सक्रिय चारकोल अमोनिया गैस को सिर्फ सतह पे आकर्षित करेगा। तो ये तो सोखा, मतलब ये तो अवशोषण लग रहा है। ठीक है, और वहां क्या हुआ, तो वहां सिर्फ सतह पे पकड़ा उसने, तो हम कहेंगे यहां तो अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये घटना तो हुई अधिशोषण और ये घटना हुई अवशोषण। तो हम कहेंगे जल ने अमोनिया गैस को अधिशोषित किया, जबकि सक्रिय चारकोल, तो बच्चों सक्रिय चारकोल अमोनिया गैस को सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का क्या होगा, तो हम कहेंगे सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण होता है। तो अब आपको इन दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गए बच्चों कि अधिशोषण यानी एडसॉर्प्शन क्या होता है और अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अधिशोषण व अवशोषण में अंतर बताओ। ठीक है बच्चों, तो अधिशोषण को इंग्लिश में लिखना है एडसॉर्प्शन, है ना, और अवशोषण को इंग्लिश में क्या लिखना है, तो इसे लिखना है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हेडिंग सारे आपको इंग्लिश में आने चाहिए। ठीक है भाई, तो अधिशोषण तो मैं कहूंगी ये तो सतह पे होने वाली घटना थी, पृष्ठीय परिघटना है, केवल सतह पे होती है। अवशोषण तो स्थूल घटना, पूरी बॉडी पार्टिसिपेट करती थी, तो हम कहेंगे ये संपूर्ण पदार्थ द्वारा होने वाली घटना है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह एक स्थूल परिघटना है, जिसे हम लिखते हैं बल्क फिनोमिनन। ठीक है, तो भाई वो पृष्ठीय परिघटना है, ये स्थूल परिघटना है। अब अधिशोषण में सांद्रता ज्यादा कहाँ होगी, तो हम कहेंगे भाई सतह पे हो रहा है तो सांद्रता सतह पे उच्च है। अवशोषण में तो संपूर्ण पदार्थ भाग ले रहा है तो सांद्रता संपूर्ण पदार्थ में एक समान होती है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, है ना, सिलेंडर वाला। तो हमने देखा था सिलेंडर में जब गैस भरी थी और चारकोल डाल दिया तो दाब फटाफट कम हुआ, बाद में धीमे धीमे कम हुआ। मतलब अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है तथा बाद में धीमी गति से होता है। लेकिन अगर मैं पानी में स्पंज डाल दूं तो स्पंज अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस पानी को सोखने में, है ना, पहले ज्यादा बाद में कम, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो हम कहेंगे भाई अवशोषण में ऐसा कुछ नहीं है, अवशोषण सदैव एक समान गति से होता है। ठीक है, और अधिशोषण और अवशोषण के उदाहरण तो बच्चों ये बनाना है आपको, है ना, अधिशोषण व अवशोषण के उदाहरण। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों अधिशोषण व अवशोषण के उदाहरण। ठीक है ना, इसमें आपको लिखना है भाई सिलिका जेल निर्जल जल वाष्प का क्या करता है, अधिशोषण, और कैल्शियम क्लोराइड निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्प का क्या करता है, अवशोषण। दूसरा उदाहरण क्या था, पानी अमोनिया का अवशोषण करता है ना, और सक्रिय चारकोल अमोनिया का अधिशोषण करता है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ लिया पृष्ठीय रसायन क्या होता है, पृष्ठ पे होने वाली घटनाएं क्या क्या होती है, पृष्ठ किसे कहते हैं, पृष्ठ को किससे दर्शाते हैं, अधिशोषण का कारण क्या है, द्रव में अधिशोषण क्यों होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है। फिर हमने देखा ठोस में धातु में अधिशोषण क्यों होता है, अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। तो ये सारी बातें आज के हमारे इस टॉपिक में डिस्कस हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ अधिशोषण का ऊष्मागति की प्रक्रम। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।